हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आवर्त सारणी में कुछ अपवाद है उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपवाद देखिए, जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो आपको, यदि हम पी ब्लॉक की बात करें तो क्या फैमिली होती है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस प्रकार से होता है। अब यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आपके प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तो आपके आयनन विभव में भी क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। आयनन विभव में भी वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात सबसे अधिक आयनन विभव किसका होना चाहिए? नियोन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का। यदि हम यहां बात करें तो बोरॉन का सबसे कम आयनन विभव, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे कम इसी का है। ओके, अर्थात नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आयनन विभव अधिक होना चाहिए? ऑक्सीजन का, और नाइट्रोजन का कम होना चाहिए। किंतु नाइट्रोजन का आयनन विभव कैसा होता है? उच्च होता है। नाइट्रोजन का जो आयनन विभव है वो कैसा होता है? उच्च होता है, जबकि ऑक्सीजन का जो आयनन विभव होता है वो कैसा होता है? निम्न होता है। अब इसका हम कारण जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, नाइट्रोजन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो वो क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3, ये रहता है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। और यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p4। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था, यदि कोई परमाणु स्थायी रहना चाहता है तो उसकी दो शर्तें होती है, या तो वह पूर्ण भरित हो, पूर्ण रूप से भरा हुआ हो, या कैसा हो? अर्ध भरित हो, या तो आधे रूप से भरा हो। यदि हम बात करें एस में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं? 2, पी में कितने रहते हैं? 6, डी में कितने रहते हैं? 10, और एफ में कितने रहते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और यदि एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी कक्षक में 6 है, डी में 10 है, एफ में 14, इसका अर्थ है कि आपका परमाणु स्थायी है, क्योंकि कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। किंतु यदि एस में 1 भी रहे, पी में यदि 3 रहे, डी में यदि 5 रहे, और एफ में यदि 7 रहे, तब भी परमाणु स्थायी माना जाएगा। तब भी परमाणु कैसा माना जाएगा? स्थायी माना जाएगा। अर्थात यदि आपका परमाणु अर्ध भरित है तो भी वह स्थायी माना जाएगा, और यदि पूर्ण भरित है तो भी वह स्थायी माना जाएगा। अब यदि हम बात कर लेते हैं 2s2 2p3 की, इलेक्ट्रॉन भरने का प्रयास करते हैं। यहाँ 2p, इसकी बात करें 2s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम भर देते हैं। यदि हम 2p की बात करें, 3 इलेक्ट्रॉन है ये। अब यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो देखिए 2s2 करेंगे, यह है 2s, आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 2p की बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं? भर देते हैं। अब देखिए, यह जो कक्षक है आपका 2p, वह अर्धभरित है, अर्थात p में 3 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह अर्धभरित है। और यदि यह अर्धभरित है तो यह जो नाइट्रोजन का परमाणु वो कैसा माना जाएगा? स्थायी माना जाएगा। जबकि यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो क्या यह अर्धभरित है? नहीं है। p कोश में S तो पूर्ण भरित है, लेकिन यहाँ p उपकोष कैसा है? अर्धभरित भी नहीं है, वो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते तो वह स्थायी माना जाता, किंतु अभी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया था, इस संसार में कोई भी तत्व अपने आप को स्थायी बनाना चाहता है। अभी जो ऑक्सीजन परमाणु वो कैसा है? अस्थायी, क्योंकि यह अर्धभरित भी नहीं है और पूर्ण भरित भी नहीं है। और कोई भी जो तत्व है वो अपने आप को स्थायी बनाना चाहता है। देखिए, स्थायी बनाने के लिए इसे क्या करना है? यदि वह 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो जो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? आपके 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2p में, और यह स्थायी हो जाएगा, अर्थात यह 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। अब यदि इसकी भी मर्जी कि मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, और हमें यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु चाहता है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन निकालो जिससे कि मैं स्थायी हो सकूं। तो हम इसे कम ऊर्जा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। अर्थात ऑक्सीजन की परिस्थिति में हमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देना पड़ा, और यदि कम ऊर्जा देना पड़ा तो इसका आयनन विभव भी कैसा होगा? कम होगा।
आयनन विभव भी कम, आयनन विभव भी कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि कम ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। आयनन विभव क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा देनी पड़ती है, अभी ऑक्सीजन की स्थिति में हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो आयनन विभव कम होगा। जबकि हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो अपने आप में स्थायी है। अब यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो क्या नाइट्रोजन निकालने देगा, नहीं देगा। यदि हम निकालना ही चाहते तो हमें बहुत अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो अस्थायी बन जाएगा। अतः इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इसका आयनन विभव कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो यही कारण है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनन विभव किसका अधिक होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए, क्योंकि हम 22 से 10 जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और नाइट्रोजन का जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका अधिक होना चाहिए। किंतु इस परिस्थिति में हम क्या देखते हैं कि आपका जो नाइट्रोजन का जो आयनन विभव है वो कैसा होता है, वो जो है आपका वो उच्च होता है, और ऑक्सीजन का जो आयनन विभव है वो कैसा होता है, निम्न होता है। यदि हम दूसरे अपवाद की बात करें तो वो है आपका बेरिलियम और बोरॉन। देखिए, यदि हम बेरिलियम और बोरॉन की बात करें तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, बोरॉन का कितना है, 5 है, अर्थात 22 से दाए जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है तो आपका आयनन विभव भी कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ओके, किंतु बेरिलियम का आयनन विभव उच्च होता है, क्यों, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना होगा। देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2, और बोरॉन का कितना होता है आपका 1s2 2s2 2p1। अब यदि हम इसके बाह्यतम कोश का यदि इलेक्ट्रॉन को भरे तो s में पूरे तरह इलेक्ट्रॉन भरे, जबकि यदि हम बात करें 2p में केवल एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, अर्थात यह अस्थायी है और यह कैसा है, स्थायी है। और इस प्रकृति में कोई भी तत्व अपने आप को स्थायी बनाना चाहता है, अर्थात बोरॉन चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालो और स्थायी बनो। तब इस स्थिति में, बोरॉन की स्थिति में हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इसका आयनन विभव कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि बेरिलियम स्थायी है पहले से। अब यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना भी चाहेंगे तो वो इस बात का विरोध करेगा कि नहीं, तुम नहीं निकाल सकते। अर्थात इस परिस्थिति में यदि हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना भी है तो हमें अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी वह एक इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। अर्थात बेरिलियम का आयनन विभव कैसा होगा, उच्च होगा। बेरिलियम का जो आयनन विभव उच्च होगा और बोरॉन का कैसा होगा, निम्न होगा, क्योंकि बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ रही है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे अपवाद के बारे में। देखिए, यदि हम बेरिलियम और बोरॉन की बात करें तो 22 से दाए जाने पे क्या होना चाहिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। तब इस स्थिति में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होनी चाहिए, बोरॉन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होनी चाहिए और बेरिलियम की विद्युत ऋणात्मकता कम होनी चाहिए। किंतु वास्तव में ऐसा देखा गया कि बेरिलियम की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है बोरॉन की अपेक्षा। इसका कारण सुनिए। देखिए, इसके लिए भी सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, 1s2 2s2, ये हो गया बेरिलियम का, और बोरॉन का कितना हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p1। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। बेरिलियम बोरॉन में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी अधिक होनी चाहिए, बेरिलियम की अधिक होती है और बोरॉन की कम होती है। लेकिन होनी किसकी चाहिए, बोरॉन की अधिक होनी चाहिए, बेरिलियम की कम होती है। किंतु बेरिलियम की अधिक होती है, जबकि बोरॉन की कैसी होती है, बोरॉन की कैसी होती है, कम होती है। देखिए इसका कारण, यदि हम बात करें बेरिलियम की, इसका बाह्यतम कोश कैसा है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यदि हम 2p की बात करें तो इसका बाह्यतम जो कोश है उसमें न ही ये अर्ध रूप से भरा हुआ है, न ही पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब यदि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है कि हमें बाहर से इलेक्ट्रॉन यदि हम देंगे तो कौन सा परमाणु उसे अपने बाह्यतम कोश में स्थान दे सकता है। यदि हम बेरिलियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है, 1s2 2s2। अब यदि इसे हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 2s2 के बाद कौन सा कक्षा आता है आपका, 2p आ जाता है। और यदि हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2p में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यदि 2p में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपका बेरिलियम क्या हो जाएगा, बेरिलियम माइनस बन जाएगा। और यदि बेरिलियम माइनस बन गया
और इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 और ये हो जाएगा आपके बेरिलियम माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस स्थिति में जो आपका बेरिलियम होगा वो कैसा हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो ये पूर्ण रूप से भरा हुआ था, किंतु हमने बाहर से जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये तो अर्ध रूप से भी नहीं भरा हो गया, क्योंकि पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यदि इसे स्थायी होना है तो 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात बेरिलियम को यदि हम बाहर से इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वह उसे ग्रहण करता है, तो बेरिलियम कैसा हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसीलिए यदि बेरिलियम को यदि एक इलेक्ट्रॉन देना है तो इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी, जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है हमें उच्च रखनी होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन यदि जोड़ना है हमें तो हमें कितनी ऊर्जा देनी होगी। अब यदि हम बेरिलियम के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो बेरिलियम बोलेगा नहीं, यदि तुम जोड़ोगे तो मैं अस्थायी हो जाऊंगा, लेकिन हम फिर भी जोड़ना चाहते हैं तो हमें अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। उसी के बाद जो आपका बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, अर्थात इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा अधिक हो जाएगी। जबकि अब यदि हम बोरॉन की बात करें तो बाह्यतम कोष में कितने हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब यदि इसे हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो कहेगा एक नहीं, मुझे 2 दे दीजिए और मैं आसानी से ग्रहण भी कर लूंगा, इसके लिए आपको मुझे ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 2p1 की जगह 2p3 हो जाएगा और मैं अर्ध रूप से भरित हो जाऊंगा, अर्थात मैं स्थायी हो जाऊंगा। यही कारण है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अत्यधिक होती है और बोरॉन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अत्यधिक निम्न होती है। अब यदि हम बात करें हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, क्रम उल्टा नहीं हो सकता ज़ेनॉन रेडॉन में, यदि हम बात करें तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैसें कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करती। अब किसी से क्रिया क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है वो कैसा रहता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है, अर्थात इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब यदि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है अर्थात इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है, 2s2 2p6, 3s2 3p6, अर्थात देखिए 4s2 4p6, 5s2 5p6। इस प्रकार से पूर्ण रूप से इनके कक्षक भरे हुए रहते हैं। और आयनन विभव क्या होता है कि आयनन विभव का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। अब नियॉन में से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ कितने बच जाएंगे, केवल 5 बच जाएंगे, और यदि 5 बच गए तो क्या होगा, वह अस्थायी हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसलिए यहाँ के जितने भी तत्व है आपके अर्थात अक्रिय गैसें हैं उनका आयनन विभव कैसा होता है, उच्च होता है। उनका आयनन विभव कैसा होता है, उच्च होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने बात की कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनन विभव किसका अधिक होना चाहिए ऑक्सीजन का अधिक होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए, किंतु नाइट्रोजन का अधिक होता है और ऑक्सीजन का कम होता है, उसका कारण हमने जान लिए। दूसरा हमने बात करें कि बेरिलियम और बोरॉन में आयनन विभव अधिक होना चाहिए बोरॉन का, किंतु होता है बेरिलियम का। तीसरी हमने बात किए बोरॉन और बेरिलियम में यदि हम बात करें विद्युत ऋणात्मकता बोरॉन की अधिक होनी चाहिए किंतु बेरिलियम की अधिक होती है। और चौथी हमने बात करी कि उत्कर्ष गैसें जितने भी है उन सभी के जो आयनन विभव है वो कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। और यदि हम बात करें इनकी विद्युत ऋणात्मकता की भी तो यह भी लगभग उच्च ही होती है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस संसार के सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि हम इस संसार के सबसे विद्युत ऋणी तत्व की बात करें तो वो कौन सा है, फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यह है दुनिया के सबसे खतरनाक विद्युत ऋणी तत्व। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।